हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू PYQ सीरीज़। तो हम लोगों का आज डे 13 है और वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 41 टू क्वेश्चन नंबर 60। तो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है, शुरू करते हैं दोस्तों। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन वॉज द धन्य कंटक विच फ्लोरिश एज अ प्रोमिनेंट बुद्धि सेंटर अंडर दी महासंघिका लोकेटेड। तो आपको पता है दोस्तों, ये धन्य कंटक, ये जो नाम है ना, ये आप समझ लो कि अमरावती का एंशिएंट नाम है धन्य कंटक। आज जो अमरावती का नाम है वो पहले धन्य कंटक था। अमरावती कहाँ पे है? वो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, 42 पे आते हैं। विथ रेफरेंस टू द एंशिएंट इंडिया consider the following statement, the concept of स्तूपा इज बुद्धिस्ट इन origin। तो बिल्कुल ये गलत स्टेटमेंट है दोस्तों। कॉन्सेप्ट ऑफ स्तूपा जो है वो आपको ऋग्वेद में भी इसकी चर्चा की गई है। तो कहते हैं ना, मोल्ड्स, किसी का अगर डेथ हुआ है तो उसके ऊपर मिट्टी का ऐसे परत लगा देना, तो ये ऋग्वेद में भी इसकी की गई है चर्चा। तो ये तो कॉन्सेप्ट गलत हो गया कि वो बुद्धिस्ट ओरिजिन से है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। स्तूपा वॉज जनरली रिपोजिटरी ऑफ रिलिक्स। बिल्कुल, अब स्तूपा में तो क्या होते थे, जो मॉन्क होते थे, मॉन्क का रिलिक्स हुआ करता था, या कह लो कि उनके क्लॉथ्स होते थे, या फिर उनके यूटेंसिल्स होते थे, जो उनके जो कुछ सामान थे जो डेली बेसिस पे यूज़ किया करते थे, तो वो उनका रिलिक्स, उनका सामान का जो है वो स्तूपा में इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही है। स्तूपा वॉज ए वोटिव एंड कॉमेमोरेटिव स्ट्रक्चर इन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। बिल्कुल, स्तूपा जो है एक कॉमेमोरेटिव स्ट्रक्चर था कि आप ये कह लो कि इफ़ यू आर विनिंग द वॉर, इफ़ यू आर डूइंग समथिंग लाइक द अचीवमेंट, तो आप वहाँ पे उसकी याद में स्तूपा बना दो। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों। तो इसका क्या आंसर होगा? ओनली 42 का बी। 43 देखते हैं। विथ रेफरेंस टू द एंशियंट साउथ इंडिया, कोरकई, पोम पोमपुहर एंड मुचीरी। ये आसान क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। जिस क्या होगा, ये क्या था? ये संगम एरा का पोर्ट्स था। तो कोरकई कहाँ पे है? कोरकई आपको पता है कि ये किसका है? पांड्या का है ना। हाँ, ये पांड्या का पोर्ट था। पुहर जो था ये चोला पोर्ट था, और मुचीरी जो था ये चेरा पोर्ट था। ठीक है दोस्तों। 43 44 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द प्रैक्टिस ऑफ वता किरुतल एज अ, मैं एज मैंसन इन ना संगम। ये टफ क्वेश्चन है, अगर आपको आता है तो आप अटेम्प्ट करें, नहीं आता है तो प्लीज़ इसको स्किप करके निकल जाए, क्योंकि इसमें जो भी ऑप्शंस हैं वो काफ़ी कन्फ्यूजिंग है। देखो आप, किंग्स एम्प्लॉइंग वुमेन बॉडी गार्ड्स, अच्छा। learned person assembling in royal courts to discuss the religious and philosophical matters, okay. Young girls keeping watch over the agricultural field and driving away the birds and animals, okay. The king defeated in a battle committing ritual suicide by the starving himself to death। तो इसका क्या होगा? ये होगा, अगर कोई राजा हार जाता है बैटल में तो वो जो है सुसाइड कर लेगा बाय स्टार्विंग, मतलब भूख, वो खाना नहीं खाएगा, खाना त्याग देगा और धीरे धीरे वो अपने मृत्यु की तरफ जाएगा। तो क्या होगा? 44 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है वो देखते हैं। कौन से द फॉलोइंग डायनेस्टीज होयसाल, गढ़वाल, काकटियास एंड यादव। इसमें ये कह रहा है कि इसमें कितने ऐसे किंगडम हैं जिनका इस्टेब्लिशमेंट 8th सेंचुरी AD के आसपास हुआ था। तो ओके, तो होयसाल देखते हैं। तो होयसाल का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 10th सेंचुरी C में। गढ़वाल का इस्टेब्लिशमेंट आपको 11th में दिखेगा, काकटियास का आपको 12th में दिखेगा, और यादवास का आपको 12th में दिखेगा। तो गढ़वाल का पता होगा आपको, चंद्रदेव जो हैं इसके फाउंडर होते हैं। यादव का कौन होता है? भिल्लम 5 जो हैं इसके फाउंडर होते हैं। और होयसाल का जो है विष्णुवर्धन, इनके बहुत सिग्निफिकेंट रूलर है। तो इसका क्या होगा आंसर? 45 का क्या होगा? डी होगा। ओके, तो 46 पे चलते हैं। लिटरेरी वर्क कह रहा है और ऑथर कह रहा है यहाँ पे। तो इसमें ये कह रहा है कि देवी चंद्र गुप्तम कौन लिखा है? बिल्हान लिखा है दोस्तों, बताइए कौन लिखा है? बिल्कुल गलत है। देवी चंद्र गुप्तम कौन लिखा है? विशाख दत्त लिखा है। कौन लिखा है? विशाख दत्त लिखा है। हमीर महाकाव्य, हमीर महाकाव्य कौन लिखा है? तो बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट है, नयचंद सूरी ने ही लिखा है। मिलिंद पन्हु को नागार्जुन ने लिखा है, ये स्टेटमेंट गलत है। मिलिंद पन्हु किसी ऑथर ने नहीं लिखा है, बल्कि ये कह लो कि दिस इज द कलेक्शन ऑफ द डिस्कशन बिटवीन दी मिलिंद एंड दी नागसेन, और किसी पर्टिकुलर ऑथर ने इसको नहीं लिखा है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। नीति नीति क्या नीतिवा क्या मित्र, ये कौन लिखा है? सोमदेव सूरी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों।
नीति क्या मित्र कौन मृत कौन लिखा है, ये सोमदेव सूरी। तो स्टेटमेंट 4 का ओनली 2, ऐसे भी मैंने आपको बताया था, 4 आए तो 2 मारो, 5 आए तो 3 मारो, 90% केस में ये हिट होगा। तो 46 का क्या होगा, 46 का ओनली बी। ओके, तो देखो 47 क्वेश्चन कितना आसान है इसमें। सोल्स आर नॉट ओनली प्रॉपर्टी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स बट ऑल्सो रॉक्स। अगर मैं स्टेटमेंट बस इतना ही लिखूँ ना, इसको काट दूँ, हटा दूँ, अब मैं आपसे ये पूछूँ कि बताओ ये कौन बोला था कि सोल जो है वो सिर्फ एनिमल और प्लांट्स में नहीं होता बल्कि चट्टान में भी होता है, मिट्टी में भी होता है, पत्थर में भी होता है। तो इसका क्या होगा आंसर, जैन। जैन ने क्या बोला है कि सोल जो है वो सिर्फ लिविंग थिंग्स में नहीं है बल्कि जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं ना अर्थ पे, उस पर भी सोल है। तो उसका क्या होगा, जैनिज़्म। 47 का बी होगा। 48 देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स विजयनगर एम्पायर कंस्ट्रक्टेड अ लार्ज डैम अक्रॉस तुंगभद्रा रिवर एंड कैनाल कम एक्यूडक्ट सेवरल किलोमीटर्स लॉन्ग फ्रॉम द रिवर टू कैपिटल सिटी। इसका क्या होगा दोस्तों, इसका क्या होगा, देवराय वन होगा। देवराय वन ने ये लार्ज डैम अक्रॉस तुंगभद्रा रिवर जो है ये कंस्ट्रक्ट किया था, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये खुद विजयनगर एम्पायर के रूलर थे, संगम डायनेस्टी के। ओके, 49 पे आते हैं। व्यू में द फॉलोइंग रूलर ऑफ द मेडिवल गुजरात सरेंडर ड्यू टू द पोर्तुगीज। ओके, तो इसका क्या होगा, बहादुर शाह होगा। आपको पता है कि बैटल ऑफ ड्यू हुआ था, बैटल ऑफ ड्यू के बाद जो है इन्होंने जो गुजरात को जो है ना वो पोर्तुगीज़ के हाथ में दे दिया था। तो 49 क्या होगा, सी होगा, आफ्टर द बैटल ऑफ ड्यू। इस बात को याद रखना, बैटल ऑफ ड्यू के बाद। कमेंट बॉक्स में लिखिए कि बैटल ऑफ ड्यू कब हुआ था, ठीक है। 50 देखते हैं। अब ये कितना आसान क्वेश्चन है, इसमें इसमें ये कह रहा है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था। तो कब बनाया गया था, 1833 में ना। सबसे पहली बात कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इंडिया कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। आपको ऐसे याद रखना है, HBO, ठीक है। तो इसको ऐसे कर दो, काट दो। एच से का होगा हेस्टिंग, वारन हेस्टिंग्स। वारन हेस्टिंग्स क्या बने थे, गवर्नर जनरल बंगाल बने थे फर्स्ट। बी से होगा बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक बने थे, क्या बने थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे। और ओ को काटोगे तो सी बन जाएगा, तो लॉर्ड कैनिंग क्या बने थे, वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, क्या होगा, 50 का डी होगा। 51 देखते हैं। कौन से द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द जननी सुरक्षा योजना। अब देख लो एक दोस्तों, ये 51 है और 52 है, ठीक है। इसमें ही 4 स्टेटमेंट दिया है और इसमें भी 4 स्टेटमेंट दिया है। अब देखो इसमें क्या दिया है कि ये किसी आपको ये स्कीम से क्वेश्चन आ रहा है कि जननी सुरक्षा और ये एनीमिया मुक्त भारत स्ट्रेटजी से ये क्वेश्चन आ रहा है। तो आप यहाँ पे मैं वो क्या बोल रहा था कि 4 आए तो 2 मार दो, 5 है तो 3 मारो, मैक्सिमम करके। अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो ये मार के आप निकल सकते हो। देखो यहाँ पे, यहाँ भी 2 मार दो, यहाँ भी 2 मार दो। आपको पता है ये सही है, आप यहाँ पे +2 ले गए, लेकिन ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे 0.67 आप माइनस ले गए, तो आप देखो +1.33 आप पॉजिटिव चले गए। अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तब मैं बोल रहा हूँ कि आप हमेशा पॉजिटिव में ही रहोगे। ये कॉन्सेप्ट अगर क्या कहते हैं, अगर आप नहीं जान रहे हो तो 40 अगर ये 51 जो क्वेश्चन है आपको, तो 51 क्वेश्चन का मैं आपको बता दूँ इसमें कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं, कौन कौन से गलत हैं। तो इसमें क्या है कि ये जननी सुरक्षा योजना के बारे में क्वेश्चन कर रहा है। इट इज़ सेफ मदरहुड इंटरवेंशन ऑफ स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट। ये बिल्कुल सही, ये नहीं, ये तो गलत स्टेटमेंट हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ये गलत हो जाएगा सेंट्रल। और ये नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर, नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर ये आपको पड़ेगा। ये स्टेट इनिशिएटिव नहीं है बल्कि ये सेंट्रल फंडिंग के थ्रू ये होता है। इस ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस द मैटरनल एंड न्यूनेटल मोर्टेलिटी एमोंग दी पुअर। हाँ बिल्कुल ये सही है स्टेटमेंट है। इट एम्स टू प्रोमोट द इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी अमॉन्ग द पुअर प्रेग्नेंट वुमेन। बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट सही है। इनकरेक्ट कौन सा है, इट्स ऑब्जेक्टिव टू इंक्लूड द प्रोवाइडिंग पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज टू सिक एन इन्फेंट अप टू द 1 ईयर एज। लेकिन इसमें यह है ना कि ये आपको मैटरनल हेल्थ और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी पे बात करता है, इन्फेंट केयर पे बात नहीं करता है, ठीक है। ये स्टेटमेंट आपको गलत है बिल्कुल। ये जो यहाँ स्टेटमेंट लिखा हुआ है ना, पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी टू द सिक इन्फेंट, नहीं, सिक इन्फेंट के लिए एक अलग पॉलिसी आती है दोस्तों, मैं बताता हूँ। वो पॉलिसी है आपको जननी शिशु सुरक्षा। जननी शिशु सुरक्षा यहाँ है कि जननी सुरक्षा, तो यहाँ पे आपको ये स्टेटमेंट नहीं होगा बल्कि ये क्या होगा, 4 का 2 होगा। अब देखते हैं 52 देखते हैं। अब इसमें 52 में देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। 52 में ये बोल रहा है कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द एनीमिया मुक्त भारत को लेकर के ये सही है। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट हम देख रहे हैं, प्रोवाइड
प्रोफाइलेटिक कैल्शियम सप्लीमेंटेशन फॉर द प्री स्कूल चिल्ड्रन। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है दोस्तों। ठीक, देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना, प्रोफाइलेक्टिक कैल्शियम सप्लीमेंटेशन फॉर प्री स्कूल चिल्ड्रन। तो ऐसा है कि एनीमिया मुक्त भारत स्ट्रेटजी ये फोकस करता है आपको आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन पे, नॉट कैल्शियम पे। क्या है, आयरन और फोलिक एसिड, नॉट कैल्शियम पे, ये गलत हो जाएगा। देखो, तो सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इट रन्स कैंपेन फॉर डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। तो ये जो स्टेटमेंट ये कह रहा है दोस्तों कि ये आपको जो एक अगर बच्चे का जन्म होता है ना, तो उसमें देखना आप उसके नाभि से कनेक्टेड होता है मदर का, तो उसको ये कह रहा है कि ये डिले करता है उसे काटने से। ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। इस पता है ये ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि आपको आयरन का जो स्टोर है ना, वो न्यू बॉर्न बेबी में वो बूस्ट हो सके, इसलिए इसको डिले किया जाता है। इट प्रोवाइड फॉर द पीरियोडिक डी वॉर्मिंग टू चिल्ड्रेन एंड एडोलेसेंट। अब ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है दोस्तों, और इसमें जो गलत स्टेटमेंट है वो ये होगा, इट एड्रेसेस द नॉन न्यूट्रिशनल काउजेज ऑफ एनीमिया इन एंडेमिक पॉकेट्स विद स्पेशल फोकस ऑफ मलेरिया हीमोग्लोबिन एफ्लोरोसिस। ठीक है, बला 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 चीज़ें हैं, इसमें आप चाहो तो 2 मार्क के निकल जाओ, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो दोस्तों। ये काफ़ी टफ क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, ठीक है। अब देखो, कार्बन फाइबर आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर टू ऑफ द कंपोनेंट यूज्ड इन ऑटोमोबाइल एयरक्राफ्ट। ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कार्बन फाइबर का इस्तेमाल क्यों नहीं हो सकता ऑटोमोबाइल एयरक्राफ्ट में? बिल्कुल, कार्बन फाइबर तो आपको पता है कि वो काफ़ी वेट का हल्का होता है, और एयरक्राफ्ट में तो इस्तेमाल होना ही चाहिए, क्योंकि एयरक्राफ्ट जितना वेट कम होगा एयरक्राफ्ट का, वो उतने अच्छे से फ्लाइट कर पाएगा। तो कार्बन फाइबर वंस यूज्ड कैन नॉट रिसाइकल। ऐसा होता है क्या, कार्बन फाइबर को एक बार इस्तेमाल कर तो रिसाइकल नहीं हो सकता? ये स्टेटमेंट बिल्कुल एक्सट्रीम लग रहा है, तो क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। 53 का क्या होगा, ओनली ए होगा। 54 पे आते हैं, डिटेक्शन ऑफ कार क्रैश कॉलिजन विथ रिजल्ट टू द डिप्लॉयमेंट ऑफ एयरबैग्स ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली। तो कॉलिजन का बात है, एयरबैग का बात है, देखो कितना पॉजिटिव स्टेटमेंट है कि कॉलिजन के समय आपको डिप्लॉयमेंट ऑफ एयरबैग तुरंत हो जाता है। तो बिल्कुल सही है। डिटेक्शन ऑफ एक्सीडेंटल फ्री फॉल डेवलप टुवर्ड्स द ग्राउंड विच रिजल्ट इन इमीडिएट टर्निंग ऑफ द हार्ड ड्राइव। हार्ड आप चला रहे हो, ब्रेक मार दो अचानक से, तो बिल्कुल जो लैपटॉप होगा, मोबाइल होगा, वो नीचे गिर जाएगा। बिल्कुल सही है, 2 सही है। डिटेक्शन ऑफ द टिल्ट ऑफ द स्मार्टफोन विच रिजल्ट इन रोटेशन ऑफ द डिस्प्ले बिटवीन द पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जायरोस्कोप, दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ जायरोस्कोप। तो क्या होगा कि आप अगर मोबाइल को टिल्ट करते हो ना, तो उसका स्क्रीन भी टिल्ट हो जाता है। तो 54 का क्या होगा, ऑल 3 होगा। ओके, आते हैं इस पे, 55 पे आते हैं। बायोफिल्टर्स को लेके यहाँ पे आपको स्टेटमेंट सही देना है। recirculating aquaculture system. Biofilters provide the waste treatment by removing the unbeaten fish feed। ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि बायोफिल्टर्स क्या होते हैं कि बायोफिल्टर्स किससे बने हैं, एक तो बायोलॉजी, एक फिल्टर, मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया का इस्तेमाल करके आप किसी वेस्ट को ट्रीट कर रहे हो, तो वो बायोफिल्टर्स हो जाएगा। जैसे कि आप देख लो कि आजकल इंडियन ट्रेन में भी बायोफिल्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये स्टेटमेंट सही है। बायोफिल्टर्स कन्वर्ट अमोनिया परसेंट इन फिश वेस्ट टू नाइट्रेट। बिल्कुल, अमोनिया को क्या किस में कन्वर्ट करता है, अमोनिया जो आपको फिश में रहता है उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही। बायोफिल्टर इंक्रीज फॉस्फोरस, नहीं दोस्तों, बायोफिल्टर्स फॉस्फोरस इंक्रीज नहीं करता है। आपको पता है इंडियन सॉइल में जो है वो एनपीएच की कमी होती है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और एनपीएच, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड ह्यूमस की कमी है इंडियन सॉइल में। तो इस तरीके से आप इंडियन सॉइल बायोफिल्टर्स इस्तेमाल कर दो, नहीं, बायोफिल्टर्स आपको फॉस्फोरस को जो है वो इंक्रीज़ नहीं करता। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो गया। तो क्या होगा, ओनली 1 2 होगा, इसका 55 का 2 होगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि सेफिड्स नेबुला पल्सर। पल्सर तो पता है आपको दोस्तों, ये न्यूट्रॉन स्टार होता है। जब एक मैसिव एक्सप्लोजन हो जाता है किसी स्टार में, जब वो डेथ की तरफ अपने स्टार्स को फ्यूल खत्म हो जाता है, जब स्टार वो डेथ की तरफ वो पहुँचने लगती है, तो आपको पता होगा कि ये 10 से 20 किलोमीटर का लेंथ बस रहता है किसी स्टार में, और वो आपको इतना ज़्यादा मास रखता है कि जो आप समझ लो कि ये आपकी अर्थ से 2 गुना 3 गुना ज़्यादा मास कैरी करता है, ओनली ऑन द लेंथ ऑफ 20 किलोमीटर ऑफ द रेडियस। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। न्यूट्रॉन स्टार डेट आर फॉर्म्ड व्हेन मैसिव स्टार रन आउट ऑफ फ्यूल एंड कोलैप्स। बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। नेबुला क्या है, नेबुला खुद एक जाइंट क्लाउड से दोस्तों, नेबुला क्या है, एक जाइंट क्लाउड है। तो ये स्टेटमेंट इसको क्या कर इंटरचेंज कर दिया है। सेफिड्स क्या है, सेफिड एक स्टार है विच ब्राइटन एंड डिम पीरियोडिकली, ब्राइट करता है और डिम हो जाता है पीरियोडिकली, तो चमकता है और डिम हो जाता है, तो वो क्या होगा, सेफिड्स होगा। तो इसका स्टेटमेंट क्या होगा, ओनली 1 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें कौन से ऐसे कंट्रीज है जो आपको खुद का उनका नेविगेशन सिस्टम है? तो ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इजराइल, ये डिपेंड करते हैं जीपीएस पे, और जापान के पास खुद का जो है नेविगेशन सिस्टम है। और चाइना के पास कौन सा नेविगेशन सिस्टम है दोस्तों, ये कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, मैं बता देता हूँ, फिर भी आपको, आप कमेंट नहीं करोगे तो मैं बता देता हूँ। बाइडू है। इंडिया के पास कौन सा है, इंडिया के पास है IRNS। और जापान को कौन सा है, जापान को कहते हैं मिची बिकी, मिची
बी की। ठीक है, 58 पे आते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल आर जेट प्रोपेलेंट टू सबसोनिक स्पीड थ्रू आउट द देयर फ्लाइट वाइल क्रूज मिसाइल आर रॉकेट पावर्ड ओनली इन द इनिशियल फेज। आपको बता दें कि देखो बैलिस्टिक मिसाइल का प्रॉपर्टी दिया है, रॉकेट क्रूज मिसाइल का प्रॉपर्टी दिया है। यूपीएससी ऐसा खेल खेलती है कि इसको वो टर्न कर देती है, फ्लिप कर देती है। देखो बैलिस्टिक मिसाइल का प्रॉपर्टीज़ क्रूज मिसाइल में लिख दिया गया है, क्रूज मिसाइल का प्रॉपर्टीज़ यहाँ लिख दिए गए, यहाँ लिख दिया गया है, बैलिस्टिक में लिख दिया गया है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो गया। क्रूज मिसाइल आर जेट प्रोपेलेंट एट सबसोनिक स्पीड थ्रू आउट द फ्लाइट बट बैलिस्टिक मिसाइल आर द रॉकेट पावर्ड ओनली इन द इनिशियल फेज ऑफ फ्लाइट। तो ये स्टेटमेंट सही हो गया, ये गलत हो गया। ठीक है, अग्नि 5 इज ए मीडियम रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल वाइल ब्रह्मोस इज अ सॉलिड, नहीं अग्नि 5 मीडियम रेंज नहीं, अग्नि 5 इज ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसका क्या होगा, 58 का डी होगा। चलिए ठीक है, 59 देखते हैं, लास्ट 2 क्वेश्चन बच रहे हैं। यहाँ ये कह रहा है कि कौन से द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मर्करी पोल्यूशन, गोल्ड माइनिंग एक्टिविटी इज अ सोर्स ऑफ मर्करी पोल्यूशन इन द वर्ल्ड। बिल्कुल गोल्ड माइनिंग एक सोर्स बनता है मर्करी पोल्यूशन का। कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट काउज मर्करी, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट इज द हाईएस्ट सोर्स ऑफ मर्करी पोल्यूशन। ये तो बिल्कुल स्टेटमेंट सही होगा ही होगा। देयर इज नो सेफ लेवल ऑफ द एक्सपोजर टू द मर्करी। बिल्कुल कोई सेफ लेवल नहीं है कि आप मर्करी को एक्सपोज कर सको। नो नॉन सेफ लेवल, कोई सेफ लेवल अभी तक वो नहीं है। तो और बहुत सारे सोर्स में भी ऐसा आपको देखने को मिलेगा। तो इसका क्या होगा आंसर, ऑल ऑफ द 3। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यूपीएससी ने इसका आंसर ओनली 2 दिया है, बट मैंने काफ़ी रिसर्च किया इस क्वेश्चन पे, तो इसका आंसर ओनली 3 ही है, मतलब ऑल ऑफ द 3 है। कई कोचिंग इंस्टीट्यूट में इसमें क्लेम भी किया था कि यूपीएससी का ये वाला जो आंसर है ये काफ़ी डाउटफुल है, बट इसका जो आंसर है दोस्तों ये ऑल ऑफ द 3 होगा। विथ रेफरेंस टू द ग्रीन हाइड्रोजन कॉन्सेप्ट फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट कैन बी यूज डायरेक्टली एज अ फ्यूल। बिल्कुल ग्रीन हाइड्रोजन को आप फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल कर ही सकते हो फॉर इंटरनल कंबशन। बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। आपको हाइड्रोजन पावर्ड, आपको अब तो कार भी आने लगे हैं, ट्रेन भी है हाइड्रोजन पावर्ड। तो इट कैन बी ब्लेंडेड विथ नेचुरल गैस एंड यूज एज अ फ्यूल फॉर हीट एंड पावर जनरेशन। टेक्नोलॉजी वाला सवाल जो होता है ना कि उसको ऐसा कर सकते हैं ऐसा कर सकते हैं, कैन भी है ना, तो वहाँ पे ये स्टेटमेंट होने का ट्रू होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। तो इट कैन बी ब्लेंडेड विथ नेचुरल गैस, बिल्कुल इसको नेचुरल गैस से ब्लेंड कर सकते हो और इसको फ्यूल के तौर पे और पावर जनरेशन के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हो। इट कैन बी यूज इन अ हाइड्रोजन फ्यूल सेल टू रन व्हीकल। बिल्कुल ये रन व्हीकल, आप व्हीकल चलाने के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते। 60 का क्या होगा, ऑल ऑफ द 3 होगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, काफ़ी कठिन सवाल थे आज के और उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब आगे चल के हम लोग 61 to 80 करेंगे।